हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे हमारे चैप्टर नंबर 2 के 12th वाले, और क्वेश्चन नंबर 11 पे हम पहुंच चुके हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और क्वेश्चन 2020 में आया बच्चों ये। इसमें कहा ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट दे रखा है, ठीक है। तो मतलब समझो ये पी की वैल्यू दे रखी है आपको डाइपोल मोमेंट की 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू मीटर। The electric potential due to the dipole at a point at distance of 0.6 meter. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के सेंटर से दिया हुआ है ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट। मान लो ये डाइपोल रखा है, लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद डाइपोल एक्सिस। ओके, मान लो ये डाइपोल है इस तरह से, उससे 60 डिग्री पे एक लाइन है, वहां पे 0.6 मीटर पे जाके यहाँ की जो वोल्टेज दे रखी बच्चों आपको, पूछिए यहाँ की वोल्टेज। चलो डाइपोल का फॉर्मूला याद करो। अगर डाइपोल पे आपको वोल्टेज चेक करनी है कि थीटा एंगल पे वोल्टेज कितनी होती है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P cos थीटा और बटे में R²। ठीक है, R डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखो इसकी 9 इंटू 10⁹ बच्चों, 1/4πε0 की वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो सर 16 इंटू 10⁻⁹ कॉस थीटा, तो कॉस 60 हो गया बच्चों, और बटे में R²। R का मतलब डाइपोल के सेंटर से वो पॉइंट कितना दूर है, तो 0.6 का होल स्क्वायर बच्चों। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 10⁻+9 - 9 कट गए, 9 इंटू 16 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 बटे 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.36 आ जाएगा। पॉइंट हटाओ 100, 16 इसको 2 से काट दो, 16 को 8, ठीक है, और 9 से काट दो इस 36 को 4, फिर 4 से 8 को काट दो 2, 2 इंटू 100, तो बच्चों 200 वोल्ट आ गया। मेरे ख्याल से आंसर ए हमारा करेक्ट हो गया। आसान सवाल था, पर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर क्या कैसे कर पाओगे, फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक थिन शेल। थिन शेल का मतलब है अंदर से खोखला है, और सेंटर से आर डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पे आपसे वोल्टेज पूछे तो कितनी होगी, तो बाहर की वोल्टेज का फॉर्मूला होता है के क्यू। क्यू है मान लीजिए इस पे चार्ज, पूरे शेल पे फैला हुआ चार्ज है ये क्यू। अब आपको पता है कि जब भी आप मेटल की शेल पे चार्ज देंगे तो वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर जगह एक जैसा। और बाहर का फील्ड जो ये होता है वोल्टेज, वो के क्यू बटे में आर होता है। अगर आप देखोगे इसकी सरफेस पे, मान लो इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो सरफेस पे होगा इसकी v बराबर के क्यू बटे कैपिटल आर। और अंदर देखोगे तो जो सरफेस पे है वही होगा बच्चों, तो जो सरफेस पर है वही होगा के क्यू बटे कैपिटल आर। तो अंदर का जो वोल्टेज होता है वो हर जगह एक जैसा होता है। तो अंदर का जो वोल्टेज है वो अगर आप सेंटर पे देखोगे तो वहां पे भी वोल्टेज v है, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो वहां पे भी वोल्टेज v है, थोड़ा आगे बढ़ोगे वहां पे भी वोल्टेज v, सरफेस तक ये v रहेगा। तो अगर आप सेंटर पे देखोगे तो देखो v है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ के देखोगे v है, ये v है मान लो सरफेस वाला, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे v है, तो ये सरफेस तक ऐसे कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। फिर सरफेस पे आर डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद फिर उसके बाद ये जब बाहर निकलेंगे तो ये जो वोल्टेज है हमारी ये के क्यू बटे आर होती है, तो मतलब वोल्टेज 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से ये 1/r के प्रोपोर्शनल आती चली जाएगी, तो V प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इस तरीके से घटना शुरू हो जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए बच्चों कि हमारी जो वोल्टेज है अंदर तो हर पॉइंट पे एक जैसी होती है, लेकिन किसमें मेटालिक थिन शेल के अंदर, ठीक है ना, अंदर की वोल्टेज सेम रहती है, सरफेस की वोल्टेज जो होगी वही अंदर होगी, तो इसलिए वहां का जो ये ग्राफ है वो कांस्टेंट होता है इस तरीके से। फिर लेकिन बाहर की जो वोल्टेज है जैसे जैसे दूर होता जाएगा ये पॉइंट, तो वहां की वोल्टेज घटती चली जाएगी इस तरह से 1/r के प्रोपोर्शनल। तो आसान सा सवाल था, ये भी डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। देखो कौन सा बैठ रहा है आपका, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम। अच्छा कोई स्पेस है, जैसे मान लीजिए ये है, शेप वगैरह तो कुछ दी नहीं इन्होंने, बस ऐसा कहा इसका वॉल्यूम दे रखा 0.2 मीटर क्यूब। ठीक है, ये कोई 3D बॉडी है और उसका वॉल्यूम है। इसके अंदर हर जगह की वोल्टेज देखो, इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। यहाँ पे भी 5 वोल्ट, हर जगह 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, यहाँ पे भी 5 वोल्ट, हर जगह 5 वोल्ट। ठीक, तो बताओ इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखो आप एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो लाइनें चलती हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलती है। मतलब जैसे यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट है और यहाँ का 2 वोल्ट है, तो 10 से 2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें चलेंगी। ठीक है, लेकिन सर यहाँ तो हर जगह 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें चल ही नहीं रही, है ही नहीं, तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो ये बात ना याद कर लो, अगर कहीं पर वोल्टेज बिल्कुल एक जैसी है हर जगह, पूरे एरिया में, पूरे वॉल्यूम में, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कब चलता है, जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चलता है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ चलता है। अब यहाँ पे सब जगह एक जैसा है, ज्यादा ना कम, एक ही जैसा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो गया, 0। तो डी ऑप्शन। आसान सवाल है अभी तक जो की है तीनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, डिस्टेंस एंड सेपरेशन डी, हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स। देखो पहले एक दो प्लेट्स दे रखी हैं, प्लेट का एरिया ए है और उनके बीच का डिस्टेंस डी है, और बीच में हवा है, एयर। तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए बटे में। ठीक है, यहां तक का जो इन्होंने बोला वो हमने कर दिया। इसके बाद इन्होंने बोला एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस d/2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स शोन इन फिगर। दूसरे केस में इन दोनों प्लेट्स के बीच में हमने एक इंसुलेटर डाल दिया, मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंसुलेटर डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। ठीक है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंसुलेटर, के की वैल्यू 4 दे रखी इन्होंने, चलो वो तो यूज कर ही लेंगे। थिकनेस इसकी d/2 है। ओके, अब इन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू इट्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस विल बी। अब जो नया कैपेसिटेंस है और पहले वाला कैपेसिटेंस। अच्छा एक बात बताओ, अब जो इसका नया कैपेसिटेंस है वो कितना होगा,
उसके लिए फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बटे, अगर कोई स्लैब डाल दिया जाए तो डी माइनस टी, इस स्लैब की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो टी है, तो वो d/2 है, बाद में टी की जगह d/2 रख देंगे, और प्लस डी बटे टी बटे के, टी बटे के रखो इसके, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी, टी की जगह d/2 प्लस d/2 बटे में के की जगह हो जाएगा 4। ठीक है बच्चों, तो सी डैश आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस d/2, तो d/2 बचा, प्लस ये बन गया d/8, ऊपर आ गया एप्सिलॉन नॉट ए बटे, ये आ जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5d/8 आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट ए, नहीं सॉरी 8 एप्सिलॉन नॉट, 8 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट ए बटे 5d बच्चों, सी डैश आ गया। पुराना कैपेसिटेंस मतलब पहले वाला तो था एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, और अब है 8 एप्सिलॉन नॉट ए बटे 5d। अब हमें क्या करना है, रेशो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस मतलब सी डैश और पुराना सी, इन दोनों के बीच का रेशो, तो 8 एप्सिलॉन नॉट ए बटे 5d बटे में सी पहले वाला एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, डी से डी, आंसर आ गया 8 बटे 5, यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, तो आसान सवाल था ये भी, कुछ नहीं था, बच्चा सवाल, बच्चे बच्चे सवाल करने पड़ रहे हैं। हाँ? यार देखो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस तभी मिलता है जब हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी हो। ठीक है, अपना 100% दे दो यार, ये टाइम लौट के वापस नहीं आएगा, जो चला गया वो चला गया, फिर तो बस बाद में सोचते रहना कि मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता। ठीक है, अपना 100% दे दो, जो हो सकता है बेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इन्होंने बोला द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरड दे रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या किया हमने, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम, इसके अंदर हमने भर दिया एक मीडियम। ठीक है, इसके अंदर हमने भर दिया एक मीडियम के, तो अब इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा नया, पहले का के टाइम्स हो जाएगा, के गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्होंने कहा कि अब वो हो गया 30 माइक्रोफैरड। ओके, अब कहा है परमिटिविटी बताओ मीडियम की, परमिटिविटी याद है कुछ, एप्सिलॉन, ये परमिटिविटी बता, सर ये कहाँ से आएगी, देखो आएगी, ये भी आएगी, जब हम करेंगे तो ये भी आएगी। तो ये आती है कैसे, एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है के इंटू एप्सिलॉन, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एयर की परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एयर की परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एप्सिलॉन आ जाएगा। अब सर के कहां से लाएं, तो के तो है ये रहा, देखो पुराना कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड और नया 30। ठीक है, तो सी डैश की वैल्यू के इंटू सी हो गई, पहला तो सी था और नया सी डैश कितना है 30, तो सी डैश की जगह तो 30 माइक्रोफैरड लिख दो, के इंटू पहले वाला जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफैरड है,
माइक्रोफेरेड से माइक्रोफेरेड कट गया, 6 इसके बटे में चला गया, के की वैल्यू आ गई 30/6, तो 5 उठा के अब इसमें रखना है। एप्सिलॉन बराबर 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एयर देखो ये दे रखी है, तो ये आ गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मल्टीप्लाई कर लो जरा इनकी, देखते हैं कितना बैठ रहा है। तो 5 से मल्टीप्लाई 25, 5 पॉइंट 44.25 आ गया इंटू 10⁻⁻12। देख लो भाई एक बार चेक करके, ये बैठ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो आंसर कौन सा बैठेगा। अगर हम इसको इसमें आंसर से कंपेयर कराए तो या तो ये या ये, तो बी बैठ रहा है। कैसे? अगर मैं इसको 0.44 लिख लूं, डेसिमल को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो 10 की पावर जो है वो -12 थी, अब -10 रह जाएगी, क्योंकि एक तरीके से आपने 100 से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, तो 10⁻⁻12, तो ऑप्शन बैठ गया हमारा बच्चों बी। तो आसान था यार ये तो, आपको बस फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए यार। नीट बहुत आसान आता है, मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि नीट बहुत आसान आता है। अगर सारे फॉर्मूले हमें याद हैं तो कुछ नहीं छोड़ सकते, हम सब कुछ कर देंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दिया करो। ओके।